हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि सेफ्टी एजुकेशन। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज के अबाउट। इससे पहले हमने पहले पार्ट में 26 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज रह गए थे। तो इंशाल्लाह आज इस सेक्शन में उस एमसीक्यूज उसको वाइंड अप कर लेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ लॉन्ग कॉपर पाइप carries a current then magnetic field is। व्यूअर्स, एक लॉन्ग कॉपर वायर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है और इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इस कॉपर वायर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जीरो इनसाइड एंड फाइनाइट आउटसाइड। क्या इनसाइड जीरो होती है इनसाइड एंड आउटसाइड होती है फाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी फाइनाइट इनसाइड एंड जीरो आउटसाइड। क्या जीरो आउटसाइड होती है एंड फाइनाइट इनसाइड होती है। ऑप्शन नंबर सी फाइनाइट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि जीरो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो व्यूअर्स, जिस ऑप्शन में जीरो है वो ऑप्शन हम कट करें क्योंकि वो ऑप्शन हम नेग्लेक्ट करें, उसको बाहर निकालें। इन ए एंड सी में हमें डिसाइड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कॉपर वायर के अंदर क्या होती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फाइनाइट बोथ साइड आउटसाइड एंड इनसाइड। ओके, so option number C is correct। क्वेश्चन नंबर 28, when a charge particle, याद रखें चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, enters in a uniform magnetic field its kinetic energy। अगर हम चार्ज पार्टिकल को, फॉर एग्जांपल ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल को इंटर करवा रहे हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि बिकम्स जीरो। क्या वो जीरो रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल की रिमेन कांस्टेंट होती है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 29, which particle will have minimum frequency revolution when projected with the same velocity perpendicular to magnetic field। इन पार्टिकल्स में से हमें ऐसा पार्टिकल चॉइस करना है जिस पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होगी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखें, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद रखें। और ये जो इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है क्यू बी एंड टू पाई एम के। ओके, जो फ्रीक्वेंसी एंड मास का रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल का मास इंक्रीज करवाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी हो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि किस पार्टिकल का मास ज्यादा है और उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो देखो हीलियम हीलियम का जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल होता है और प्रोटॉन +1 कह सकते हैं हम। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन -1 कह सकते हैं। जो लिथियम है ये इक्वल होता है +3 के। ओके, तो लिथियम हैज हाईएस्ट मास, तो इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लिथियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द करंट इज डबल, अगर हम करंट को डबल करवा रहे हैं, द डिफ्लेक्शन इज आल्सो डबल। ये हमने क्वेश्चन पहले भी देखा कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफ्लेक्शन। ओके, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, देखो ऑप्शन नंबर ए में टेंजेंट द गैल्वानोमीटर, क्या वो गैल्वानोमीटर से टेंजेंट होगी। ऑप्शन नंबर बी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेंजेंट टू द गैल्वानोमीटर। अगर हम करंट को डबल करवा रहे हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो भी डबल होगा। नेक्स्ट 31 एमसीक्यूज, which of the following statement incorrect about hysteresis। हिस्टेरिसिस के अबाउट हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चॉइस करना है। ऑप्शन नंबर ए, दिस अफेक्ट इज कॉमन टू ऑल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो हिस्टेरिक अफेक्ट है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कॉमन है। ऑप्शन बी, हिस्टेरिसिस ऑफ लूप एरिया
is proportionally to the thermal energy developed per unit volume of material. ऑप्शन नंबर सी, हिस्टेरिसिस जो कहेगा इंडिपेंडेंट होता है थर्मल एनर्जी से डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. एंड ऑप्शन नंबर डी, द शेप ऑफ हिस्टेरिसिस स्टैटिस्टिक्स ऑफ मटेरियल. तो व्यूअर्स इस ऑप्शन का जो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. क्यों? क्योंकि जो हिस्टेरिसिस है वो थर्मल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Question number 32. An electron is projected along a circular conductor carry current. Electron will experience. एक सर्कुलर कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टेड करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा. देखो ऑप्शंस, ए में कह रहा है अलोंग द एक्सिस, क्या ये एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. बी ऑप्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, क्या ये एक्सिस के साथ उस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा. एट एंगल ऑफ 4 विद इट, क्या इलेक्ट्रॉन 4 एंगल बनाएगा. ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि नो फोर्स एक्सपीरियंस, क्या इलेक्ट्रॉन कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. तो बस ऑप्शन नंबर डी को तो हम नेग्लेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चार्ज से अपना चार्ज होता है, इसीलिए वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट करें. इन तीन में से हम चॉइस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर कंडक्टर में प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर में मूव करना स्टार्ट करता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. फील्ड इनसाइड सोलेनाइड इज, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनली लेंथ, inversely proportional to the length and current, and inversely proportional to the only length. इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. देखो, फार्मूला इनसाइड सोलेनाइड, सोलेनाइड का ये फार्मूला है इनसाइड सोलेनाइड के अंदर. ठीक, बी मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल होते हैं म्यू नॉट इनटू आई. म्यू नॉट मैंने आपको पहले भी बताया था पहले सेक्शन में कि म्यू नॉट जो होता है वो वेरिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है. ठीक है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी तो नहीं होंगे और इनमें से हमें चॉइस करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इसमें लेंथ है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड करंट. ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर द वैल्यू एंड द टाइप ऑफ कनेक्शन of the resistance के लिए वैल्यू to be connected with should be. तो वोल्ट मीटर को हम किस चीज से कनेक्ट करवाएंगे, क्या वोल्ट मीटर के लिए करेक्ट होगा ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वो लो एंड पैरेलल होगा. ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि हाई एंड पैरेलल होगा. ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि लो एंड सीरीज. ऑप्शन नंबर डी में हाई एंड सीरीज. तो देखो, जो वोल्ट मीटर है ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को एंड मैक्सिमम करंट को. तो इसमें जो रेजिस्टेंस है जो वोल्ट है वो हाई होना चाहिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी को हम नेग्लेक्ट करवा रहे हैं, बी एंड डी में हमें चॉइस करना है. तो देखो, वोल्ट के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई एंड सीरीज. क्योंकि इसमें जो मल्टी रेजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके व्यूअर्स, देन क्वेश्चन नंबर 35. एन अल्फा पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला. ठीक है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 1 टेस्ला के इक्वल है विद वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड. द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज. जब हम फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम अल्फा पार्टिकल को इंटर करवा रहे हैं 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंड उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 1 टेस्ला है. तो अल्फा पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा. ऑप्शन नंबर ए 1.6, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 4.8, ऑप्शन नंबर डी 3.2. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉब्लम को. यहाँ से देखो,
बाय यूजिंग फार्मूला हमें पता है कि जो फोर्स का फार्मूला है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो इक्वल होता है क्यू वी बी इंटू साइन थीटा फिर। तो ये जो क्यू है दिस इज अ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल की चार्ज का हमें पता है वो 2e के इक्वल होता है। ये जो e है दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि इक्वल है 1.6 × 10⁻19 कूलम के। इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 1 टेस्ला है। जब हम इसको कैलकुलेट करवाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.2 इंटू 10⁻18 न्यूटन के। ओके, और जो वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकंड को इस्तेमाल करवाएंगे क्योंकि ये किलोमीटर है 10⁻6 मीटर पर सेकंड के। अगर 10⁻6 मीटर पर सेकंड जो वैल्यू है हम इसको पुट करवा रहे हैं तो हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता, क्लोजर वैल्यू में नहीं मिलता। ठीक है, हमने इसलिए 10⁻7 मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल किया। तो हमने इसको में वैल्यू पुट किया 3.2 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻7। आफ्टर कैलकुलेशन हमें आंसर मिला 3.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन जो कि क्लोजर है किसके 3.2 के। ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻13 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, 3.2 10⁻13 न्यूटन अल्फा पार्टिकल्स पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट। दरअसल ये जो करेक्ट है ये करेक्ट नहीं करंट है। ठीक है, करंट कैरिंग लूप इन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इट डजंट डिपेंड ऑन। जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरी करवा रहे हैं, ठीक, और इस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, जो टॉर्क है इन ऑप्शन में से किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, इसको हमें चॉइस करना है। तो देखो टाउ के फार्मूले का हमें पता है कि वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन के। ओके, जब भी स्ट्रेट लाइन आता है तो हमें पता चल जाता है कि दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस पैरामीटर्स। तो जो टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप से, और जो टाउ है टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट से। एंड जो एरिया है ए इज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द करेक्ट आंसर। शेप ऑफ लूप पर टॉर्क कभी भी डिपेंड नहीं करता। टॉर्क को ये फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक इंडक्शन में कॉइल का और किसी भी लूप का क्या शेप है। ठीक है, इस पर ये टॉर्क डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 37 अ सुपर कंडक्टर एग्जिबिट्स परफेक्ट। जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो क्या शो करवाते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म, पेरीमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। व्यूअर्स, सुपर कंडक्टर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म ऐसा सब्सटेंस है जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन पीछे रिपेल करता है। ठीक है, इसको अटैक नहीं करता। सुपर कंडक्टर ये शो करते हैं डायमैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर है 38 अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है वो दरअसल सेम है। सेंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन में हम उसको सेंटर इंटर करवा रहे हैं। मूविंग एट राइट एंगल में ये मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज। हमें इन तीनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो ये तीन पार्टिकल हैं और हमने मैग्नेटिक इंडक्शन में देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इन तीनों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है रिमेन सेम। ये एक एक पार्टिकल है, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होता है, 1:1:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है अ करंट लूप ऑफ एरिया। लूप का जो एरिया है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है एंड कैरी करंट 10 एम्पियर, और इसके अंदर 10 एम्पियर से करंट मूव कर रहा है। held perpendicular to the magnetic field of intensity 0.1 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है
मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 0.1 टेस्ला वैल्यू है। देन द टार्क एक्टिंग ऑन द लूप इन न्यूटन मीटर। तो हमें इसके अंदर टार्क को कैलकुलेट करना है। टाउ का फार्मूला हमें पता है, देखो ये वाला, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखो बाय यूजिंग टाउ फार्मूला, टाउ इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स एरिया करंट इन बी साइन थीटा टू। इसमें हम वैल्यू पुट कराएंगे आफ्टर कैलकुलेशन। हमें ठीक है, हमने इसमें वैल्यू पुट किया। नंबर ऑफ लूप से वो 1 है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। जो एरिया है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो है 0.01 मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर, ठीक है। एंड जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो 0.1 टेस्ला है। आफ्टर कैलकुलेशन हमें आंसर मिला 0.01 न्यूटन मीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0.01 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 6 ओम, मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर इज मेजर्ड बाय। गैल्वानोमीटर के अंदर 2 एम्पियर पर हमें 6 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। देन रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इट इनटू अ मीटर रीडिंग अप टू 6 ओम। जब हम गैल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करवा रहे हैं, उससे हम करंट दे रहे हैं 6 एम्पियर का, तो हमें रेजिस्टेंस कितनी रिक्वायर्ड होगी इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से नजर आए। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस जो इक्वल होता है वो आर जी। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एंड दिस इज द करंट ऑफ गैल्वानोमीटर। एंड ये करंट है और ये करंट है गैल्वानोमीटर का। हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करवा रहे हैं। देखो आर जी गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, हमने यहाँ पर पुट किया। एंड 2 एम्पियर पर हमें 6 रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2 एम्पियर। एंड 6 एम्पियर आफ्टर जो हमने देखा यहाँ पर 6 एम्पियर करंट है और 2 एम्पियर हमें गैल्वानोमीटर का करंट है। जब हम इसको 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आता है 12। एंड 6 में से हम 2 को माइनस करवाएंगे तो आंसर आएगा 4। इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 3 ओम पे। तो व्यूअर्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 ओम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, मुझे उम्मीद है कि दिस प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 41, an ammeter reads up to 1 ampere, its internal resistance is 0.81 ohm। अमीटर रीड कर रहा है 1 एम्पियर को और इसमें जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.81 ओम है। इंक्रीज देन द रेंज अप टू 10 एम्पियर। और अमीटर की हम रेंज को 10 एम्पियर तक इंक्रीज करवा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज। तो इसमें हमें शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से एक्सपोज हो सके। एक मिनट। देखो अकॉर्डिंग टू शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, वो इक्वल होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट ओवर करंट इन नेगेटिव मैक्सिमम करंट के साथ। तो सब्स्टिट्यूट कराएंगे इस फार्मूला में वैल्यूज को, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वैल्यू को पुट करने के बाद हमें जो कैलकुलेशन हुई वो इतना हुई अप्रोक्सीमेटली 0.01 ओम, जो कि एक्यूरेट आंसर नहीं है, जो कि ये आंसर जो है ये क्लोजर है टू द 0.09 ओम के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 0.09 ओम। ओके व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 42, a long solenoid carrying current produce magnetic field B along its axis if the current is double। और हम उसके बाद करंट को डबल करवा रहे हैं and number of turns per centimeter half। जब हम करंट को डबल करवा रहे होंगे, इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है, 2 टाइम्स, जो उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हाफ हो जाएंगे। द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का न्यू वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला से। देखो
एक मिनट, इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरीके से नजर आए। ओके, एक मिनट। तो देखो व्यूअर्स, बाय यूजिंग सोलेनाइड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इक्वल होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई के। करंट जो है इसको हमने डबल किया एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये हाफ हो गए। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उस तरीके से बना, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हाफ, ठीक है। एंड जो करंट है ये डबल हो गया। सिंप्लीफाई कराएंगे हम इसको इस तरीके से कि टू टू में से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल है म्यू नॉट एन इंटू आई के। हमें सेम आंसर मिला। तो जो न्यू वैल्यू है मैग्नेटिक इंडक्शन का वो इक्वल होता है बी के। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नंबर 43, द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्कुलर कॉइल ऑफ टू टर्न्स प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 0.1 टेस्ला एट सेंटर। सर्कुलर कॉइल में जो करंट है वो टू टर्न्स को प्रोड्यूस कराए एंड मैग्नेटिक इंडक्शन का जो वैल्यू है सेंटर में वो 0.1 टेस्ला के इक्वल है। द कॉइल इज अनवाउंडेड एंड इज रिवाउंड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न्स। और जो सर्कुलर कॉइल में जो रिवाउंडेड अनवाउंडेड है वो 4 टर्न्स के इक्वल आ जाता है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ कॉइल इज नाउ इन टेस्ला if the same current flows in coil। अगर कॉइल में सेम करंट फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन का न्यू वैल्यू क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 0.2 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 0.4, ऑप्शन नंबर सी 0.6 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.8। तो व्यूअर्स इसको कैलकुलेट करते हैं इसकी इक्वेशन से। मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर जो कि इक्वल होता है म्यू नॉट इनटू आई करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स ओवर 2r के। ये जो r है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो है ये रेडियस है, ठीक है। इसको हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके स्टेप्स हैं कुछ। स्टेप्स नंबर 1, इनिशियल कंडीशन, पहली कंडीशन का देखो। हमने देखा पहली कंडीशन में ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 2 बन रहे थे और मैग्नेटिक इंडक्शन का जो वैल्यू मिल रहा था 0.01 टेस्ला की इक्वल आ रहा था। सेकंड स्टेप न्यू कंडीशन बन गई। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ टर्न्स 4 हो गए, तो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन को कैलकुलेट करना है न्यू वैल्यू में। तो सो B2 और B1 इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स 2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स 1 के। तो वैल्यू पुट कराएंगे इसमें। तो कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल होता है B1 N2 और N1 के। पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करवाएंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन B1 इसका वैल्यू है 0.1 टेस्ला, हमने पुट किया 0.1 टेस्ला। और N2 हमें मिला 4 टन्स और N1 है हमारे पास 2 टन्स। तो डिवाइड कराएंगे 1, ओके, और ये 2 होगा। तो ये इसके इक्वल है 0.01 इंटू 2 के, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आता है 0.02 टेस्ला एट सेंटर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 44, 20 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। इसमें हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस देखो यहाँ पर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, हम एम्पियर्स लॉ को यूज कराएंगे जो कि इक्वल होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के। हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कराएंगे। म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट होता है जो कि 4 × 10⁷ के इक्वल होता है एंड जो करंट है हमारे पास वो है 20 एम्पियर, ठीक है। तो है 2 पाई फार्मूले का एंड जो रेडियस है वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर है। आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो आंसर मिला वो 8 × 10⁷ मीटर के इक्वल, 8 × 10⁷ वेबर मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8 × 10⁷
10s3 है यहाँ पर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वेबर मीटर पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो हमारे पास एमसीक्यूज है 45, 45। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड 1.5 into 10 is आई थिंक ये 3 है, टेस्ला है, with the speed 6 into 10 is 7 meter per second. If the specific charge of electron is 17 coulomb per kg, the radius of the circular path will be, देखो व्यूअर्स, इलेक्ट्रॉन है जो कि राइट एंगल में मूव कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड का इतना वैल्यू है, इतनी इसकी स्पीड है 6 into 10 is 7 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो चार्ज है वो है 17 कूलम पर केजी। तो हमें इसका रेडियस को फाइंड करना है, आर को फाइंड करना है। तो रेडियस का हमें फार्मूले का पता है, ठीक है, देखो यहाँ पर रेडियस इक्वल होता है एम वी और क्यू बी के, जो बी है स्मॉल बी लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, लेकिन दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो देखो हमने बात की 17 कूलम पर चार्ज की, तो हमने इसको लिखा चार्ज पर मास, वी ओवर चार्ज पर मास इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल होता है। हमने इसमें वैल्यू पुट किया, वेलोसिटी है 6 into 10 से 7 और चार्ज पर मास इक्वल है 17 एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल है 1.5 -3। कैलकुलेट करने के बाद हमें इतना आंसर मिला 2.35 सेंटीमीटर, इतना रेडियस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2.35 सेंटीमीटर। ओके, नंबर 46, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दे उसके बाद वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नो रिलेशन, नीदर अट्रैक्ट ना रिपेल। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अट्रैक्ट टू ईच अदर। MCQ number 27, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड नॉर्मली इनटू मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको प्रोजेक्टेड करवा रहे हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ट्रैजेक्टरीज ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इसमें हमें प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स का रेशियो कैलकुलेट करना है, रेडियस का। देखो मैं इसको क्लियर कर दूं मैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है एम वी ओवर क्यू बी के, हमने पहले भी देखा यहाँ पर इसको। ओके, मास ऑफ अल्फा इक्वल होता है 4 के एंड चार्ज ऑफ अल्फा इक्वल 2 कूलम के, ठीक है। तो हम इस रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम इसका रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड रेशियो ऑफ अल्फा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा एंड चार्ज ऑफ अल्फा। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन ओवर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हमें रेशियो फाइंड करना है, जो मास है अल्फा का वो इक्वल है 4 और जो चार्ज है वो इक्वल है 2 पे। कैलकुलेट करने के बाद इतना रेशियो आएगा, हाफ आंसर मिलेगा। और हम इस रेशियो की बात कर रहे थे तो रेशियो इसका आएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1:2। 48 MCQs, the material suitable making the electromagnetic should have। जो मटेरियल सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं उन्हें, उनके पास क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी होता है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कंडक्टिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड लो कंडक्टिविटी एंड लो रिटेंटिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। तो जो मटेरियल सुटेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं उनके पास हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये एक सब्सटेंस होते हैं सुटेबल
जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मेकिंग कराते हैं। नंबर 49, liquid oxygen remains suspended between two poles force magnetic between its। लिक्विड ऑक्सीजन को हम सस्पेंडेड करवा रहे हैं टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान में। तो ऑप्शन नंबर ए डायमैग्नेटिक होंगे, ऑप्शन नंबर बी पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी एंटी फेरोमैग्नेटिक। लिक्विड ऑक्सीजन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है हम उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट I carrying circular coil of radius R and the number of turns N varies as। इन व्यूअर्स इनका आपस में रिलेशन देखना है, तो उसका रिलेशन इस तरीके से बनेगा। एक सेकंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इनका रिलेशन इस तरीके से बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट इन एरिया के, ठीक है। एरिया इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। एंड जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेडियस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर स्क्वायर, ठीक है व्यूअर्स। लास्ट एमसीक्यू है 51, बार मैग्नेटिक इज इक्विवेलेंट टू, जो बार मैग्नेटिक है वो किसके इक्वल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सोलेनाइड कैरिंग करंट के इक्वल होता है, ओके। तो हमने फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 51 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिए, ठीक है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाजत नहीं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।